स्टार्ट करें। सुनिए, जब मैंने आपको, अगर आपने बातचीत किया तो मैं बाहर कर दूंगा। मैग्नेटिज्म, जब मैंने आपको मैग्नेटिज्म शुरू किया था, चुंबकत्व शुरू किया था, तो बताया था कि इसके अंदर 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में जो पहला पार्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात आई तो ये पता चला कि चुंबक उम्बक कुछ नहीं होता है, सब मन का भ्रम है। अगर किसी तार में धारा बह रही है तो वही चुंबक बन जाती है। और इससे संबंधित एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ ने क्या बताया, क्या पढ़ाया था बायो-सेवर्ट में? बताओ फटाक से। आप लोगों ने तो बिल्कुल वो माठा मर दिया है पूरा, हैं जी। अच्छा, बायो-सेवर्ट लॉ से पहले मैंने अरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया था। कहानी वहीं से शुरू हुई थी। अरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट स्नो रूल था। मैंने आपको कहीं ना कहीं ये लिखवा दिया होगा कि इसे स्नो रूल के नाम से भी जाना जाता, पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, फिर इसके बाद बायो-सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा कि म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। जैसा कि वहाँ पर था KQ1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर है K इंटू आइडियल साइन थीटा अपान, ये बायो-सेवर्ट लॉ था। याद आया? अच्छा, इसको मैंने वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख दिया था, आर से ऊपर नीचे गुणा करा के। हाँ, इसके बाद मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था कि अगर एक स्ट्रेट वायर, सुनो यार, पहले आप लोग रिवाइज घर पे करते नहीं हो। अगर एक स्ट्रेट वायर हो, सपोज दैट स्ट्रेट वायर में करंट ऊपर बह रही है, तो अपने अंगूठे को करंट की दिशा में रखना और उंगलियों को कर्ल करना। जब करंट ऊपर जा रही है स्ट्रेट वायर में, तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्ल होएंगी, जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी उंगलियां, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पाया जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई लूप हमारा सर्कुलर हो जाए, वृत्ताकार हो जाए, तब उंगलियों को घुमाने पर आपको करंट की दिशा मिलेगी और अंगूठा बता रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? सर्कुलर है, वृत्ताकार है, जो कि उंगलियों की डायरेक्शन से पता चलता है। लेकिन अगर आप कर्व पाथ पर करंट को बहाएंगे, तब उंगलियां करंट में चली जाएंगी और अंगूठा चला आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ने के साथ साथ हमने सीखा था, याद है? सबसे उसके बाद मैंने आपको एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से क्या निकलवाया था, उसके किसी जनरल पॉइंट पर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया था, जिसकी वैल्यू आई थी। देखो मेरे लाल, आप ये बातें सुन ही लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल अभी नहीं बनेगा आपसे। क्या फार्मूला आया था बताइए फटाक से? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जहां पर अगर हमने कि थीटा की वैल्यू 90 ले ली थी, अर्थात तार इनफाइनाइट ले लिया था, तो आंसर आ गया था म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या था वो? मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2i बाई ए कह लो या आर कह लो, बात एक ही है। हाँ जी भैया, ये बात हुई थी। अच्छा, सुनते जाइए। ओए अतुल, इसके बाद मैंने लूप लिया था, लूप, वृत्ताकार लूप की वजह से उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक, अच्छा अभी तक जो पढ़ा था वो लॉन्ग वायर वाला था। अगर आप किसी लूप के सेंटर पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तब वो आया था कितना? म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाई ए, क्योंकि चली गई दूरी 2 पाई हो जाती है। फार्मूला याद है नहीं आपको? फिर मैंने उसको और एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि वो अच्छा फार्मूला नहीं है। आप उसको ऐसा याद करिए कि म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू थीटा आई बाई ए। थीटा रखने से क्या होगा कि जितना लूप बनेगा उतना एंगल ले लेना। बस ध्यान रखना कि एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि किसी ने भी अगर गलती से यहाँ पर डिग्री में लिया तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक बात है?
हाँ जी, फिर मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से उसके एक्सिस पर किसी जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आपको कल ये फार्मूला, कल या परसों मैं किसी को बता भी रहा था ये वाला, उसमें किसी को कुछ दिक्कत भी आ रहा था, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से लिखूंगा, उसे आपको याद दिलाना है मुझे, क्योंकि जिसको वो याद रहेगा उसको सेंटर वाला अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये जो लूप है, इस लूप से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, इसमें करंट I बह रही थी, इससे मैंने R माना था और ये कैपिटल R माना था। इस पॉइंट पर, इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आया था μ0/4π इंटू 2π। अच्छा, 2π की जगह पर यहाँ हम थीटा रख दे तो और बेहतर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, 2π I इंटू बटे R² प्लस X²। हाँ तो है ना, यही था बाबू। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सेंटर पर चले जाएंगे मेरे लाल, सेंटर पर चले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या रख दोगे, 0। तो यहाँ ये खत्म, r के पावर 3/2, ये बचेगा 3, r के पावर 3 और r के पावर 2, तो r के पावर 1 के बचेगा। देखो तो 2π आ गया कि नहीं आ गया, वही फार्मूला सेंटर वाला आ गया कि नहीं। तो ये याद रखिएगा। इसके बावजूद, इसके बाद मैं आपको लेकर के पहुंचा था आगे, जहां पर मैंने आपको ये समझाया कि जब किसी भी सर्कुलर लूप में कोई करंट बहती है तब वह एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वह एक स्ट्रेट, जो आपका मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट जिसे आप कहते हैं, उसकी तरह बिहेव करती है। अर्थात एक तरफ से देखने में साउथ और दूसरी तरफ से देखने में नॉर्थ नज़र आता है। हाँ जी भैया, फिर मैं आपको लेकर के गया मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाने, लेकिन किसकी मदद से, एम्पियर सर्कुचल लॉ की मदद से। जहाँ पर एम्पियर सर्कुचल लॉ आपसे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था कि साहब बी डॉट डी एल ही था, बी डॉट डी एल की वैल्यू आ रही थी μ0 इंटू आई इनक्लोज। इस पर मैंने 4-5 एप्लीकेशन किए थे। एक खोखला वायर लिया था, उसके अंदर देखा था, पहले बाहर देखा था, सारी जगह पर निकाल करके मैंने वैल्यू को चेक किया था। तो अंदर कितना आया था खोखले के लिए, और बाहर कितना आया था, μ0/4π इंटू 2I/, स्ट्रेट वायर जैसा फार्मूला बन के आया था। ओए सुनो, अच्छा मैंने एम्पियर सर्कुचल लॉ से बायो सेवर्ट लॉ और बायो सेवर्ट लॉ से एम्पियर सर्कुचल लॉ भी प्रूव किया था। वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले भी तो हैं भैया हमारे साथ। फिर मैं आपको लेकर गया था सॉलिड सिलेंडर पर। सॉलिड सिलेंडर के बाहर कितना आया था, μ0/4π इंटू 2I/, स्ट्रेट वायर जैसा फार्मूला आया था। लेकिन सॉलिड सिलेंडर के अंदर जब मैं निकाल रहा था तब फार्मूला दूसरा आ रहा था, जिसकी वैल्यू थी, मैं आपको याद दिलाऊं, हाँ, तब फार्मूला आया था μ0/4π इंटू 2IR/R²। याद है ना? बहुत अच्छे, शाबाश, तुम लोग कितने अच्छे हो, सब बातें याद रखते हो। हाँ जी, फिर मैं आपको सोलेनाइड पे लेकर गया, जहाँ पर यह बात सीखने को मिला हमें कि सोलेनाइड की एक्सिस पर, उसके बीचों बीच पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आया था μ0 NI। कितना आया था? बातों बातों में मैंने ये भी बताया था कि उसके दो किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0 NI/2, चाहे आप लेफ्ट साइड पे जाके देखो, चाहे राइट साइड पे जाके देखो। समझ रहे हैं? तो फार्मूला सोलेनाइड का बहुत आसान है, μ0 NI बीच में सेंटर पर, और किनारों पर μ0 NI/2, μ0 NI/। सोलेनाइड पढ़ाने के बाद मैं आपको टोरॉइड पर चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका भी आप फार्मूला याद रखेंगे, μ0 NI जैसा सोलेनाइड का फार्मूला है, एग्जैक्टली टोरॉइड का भी वही फार्मूला होता। अगर कभी भविष्य में मान लो कहीं पर आप सवाल लगाएं, μ0 NI पर ही लग जाएगा। समझ रहे हैं? फिर मैं आपको फोर्सेस ऑन मूविंग चार्ज पर ले गया कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब क्या करता है वो चार्ज,
जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगता और वह फोर्स वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लंबवत होता है, जिससे यह पता चलाता कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज को चलाइएगा तो उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगने लगेगा, अरे टेंजेंशियल फोर्स कह रहा हूँ, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा जो वह उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को घुमाने का काम करे, जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करने लगता, जिसका मैंने आपको आवर्तकाल वगैरह निकालना सिखाया था ना। पहले तो मुझे बताइए फोर्स कितना निकाला था मैंने चार्ज पर, Q इंटू वी क्रॉस, अपने को V क्रॉस B चाहिए, B क्रॉस V नहीं चाहिए, क्योंकि B क्रॉस V से उल्टा डायरेक्शन आ जाएगा, वो फार्मूला आप ध्यान रखना। हाँ जी भैया। फिर उसके स्पेशल केस में देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही या वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हमारा चार्ज चलने लगेगा तो फोर्स उस पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो मैं जितना पढ़ाया हूँ उसको पूरा सीक्वेंस में सजा रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी अपना सीक्वेंस बनाना है, समझ रहे हैं। जिसका छूटा छाटा है वो लोग जान लेंगे कि क्या मेरा छूटा है कम से कम। फिर मैं आपको पढ़ा रहा था कि QV भी जो होता है 90 डिग्री पर जब आ जाता तो वही mv²/r के बराबर हो जाता है, जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। जहाँ से मैंने आवर्तकाल आवृत्ति और एंगुलर आवृत्ति तीनों निकाल दी थी, 3-4 फार्मूले मैंने आपको समझाए थे। आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो आवर्तकाल का जो फार्मूला आया था वो आया था 2πm/QB, और फ्रीक्वेंसी की फार्मूला आया था QB/2πm आया था, ठीक बात है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल मैंने छोड़ दिया था, अभी समय लगेगा तो उसको देखेंगे हम। साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस से कट चुका है, वैसे आप मोटा मोटा जान लीजिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस काम आता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल या ये कह लीजिए कि कोई छोटा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी बढ़ाने के काम आता है। अब मन में सवाल उठेगा, सर जी वेलोसिटी बढ़ा के क्या फ़ायदा है। आप लोगों ने कभी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट किया था, तो बम्बार्डमेंट कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉनों को बहुत हाई वेलोसिटी से फेंक कर मारोगे। तो रदरफोर्ड ने जो इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डमेंट कर दी थी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट नहीं, खोलो गेट को खोलो भाई, कौन है अभी वो कहाँ, इतना देर से आधे घंटे हो गए भाई, इसको तो बैठाना नहीं चाहिए, कहाँ रह गई थी, काहे लेट हो गया। सुने, तो इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनों की हाई वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनों को हाई वेलोसिटी कहाँ से लाइए, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों किसी चार्ज पार्टिकल की। अगर आपको वेलोसिटी बढ़ानी है तो क्या कोई यंत्र चाहिए ना, तो उसका वो यंत्र है हमारा साइक्लोट्रॉन से हम क्या करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाते। आई बात समझ में। एक और यंत्र होता है, देखो वो मेरे दिमाग से निकल रहा है यार, बड़ा बढ़िया यंत्र है, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह ले ली है साइक्लोट्रॉन ने। अभी याद आएगा तो मैं आपको बताता हूं, दिमाग से फिसल रहा है, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक यंत्र है जो किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाता। अच्छा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा के हम करेंगे क्या, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे, केमिस्ट्री में जितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं मेरे लाल आज की डेट में ना, आप देखोगे तो सारे एक्सपेरिमेंट बम्बार्डमेंट के ही मदद से हो रहे हैं। सारे एक्सपेरिमेंट चार्ज पार्टिकल, अपना कोई ऑब्जेक्ट आप लेकर जाइएगा, उस पर रिसर्च करिएगा, तो उस पर चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई यंत्र चाहिए, तो यंत्र है हमारा साइक्लोट्रॉन, जो हमारे सिलेबस में नहीं होता तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। आपको फिगर में दिखा देता हूँ, साइक्लोट्रॉन का फिगर ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है। आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जल्दी ही, मेरा लैपटॉप बन के आ जाए, अभी मैं उसको बनने दिया हूँ, आपको बहुत सारे दिखाता हूँ। इसका वर्किंग प्रोसेस जाइए ले आइए, हाँ आज मिल जाएगा, आज का है वो। अच्छा, फिर मैं आपको लॉरेंज फोर्स पर लेकर गया था, साइक्लोट्रॉन तो नहीं पढ़ाया लेकिन वो हमारे सिलेबस में क्योंकि नहीं है। उसके बाद मैं आपको लॉरेंज फोर्स पर ले गया, जहाँ लॉरेंज फिर बहुत आसान है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उपलब्ध थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया QE और मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया Q इंटू V क्रॉस, याद आया। अच्छा, दोनों को मिला के क्या बोला, लॉरेंज। अगर कोई एक गायब हो जाए तो सिंगल फोर्स ही हमारा लॉरेंज बल कहलाए। कोई ऐसे जनरली ये बड़ी बात नहीं है, बस आपको सुनना था। अच्छा, लॉरेंज बल पर ना मेरे लाल आपको कुछ बातें छोड़ा हूं जो मैं वो बताते चलूं। लॉरेंज बल पर
और ये साइक्लोट्रॉन बेस पर दो नए नए यंत्र हैं, वो भी हमारे सिलेबस में कट गए हैं। सिलेबस में है लेकिन नहीं है, बोर्ड परीक्षा में अब नहीं पूछा जा रहा, लेकिन वो पहले था और बड़ा इंपॉर्टेंट यंत्र था। यंत्र का कम से कम नाम सुने रहिए, नहीं तो कल के डेट में मार्केट में जाइएगा, कोई कहेगा कि मास्टर ने क्या पढ़ाया, तो आप कहोगे ऐसा नहीं वैसा। एक यंत्र है बाबू वेलोसिटी सेलेक्टर, क्या नाम है उसका, और एक यंत्र है मास स्पेक्ट्रोमीटर। अभी क्या होता है इसके लिए तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कभी भविष्य में अवसर लगेगा तो देखेंगे। नाम सुन लीजिए, वेलोसिटी सेलेक्टर। नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी को सेलेक्ट करेगा। अब जब आप किसी चार्ज पार्टिकल पर, अच्छा साइक्लोट्रॉन ने क्या करा था, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाई थी। अब मान लीजिए मुझे इस दीवार का एक्सपेरिमेंट करना है, तो मुझे प्रोटॉनों की बम्बार्डमेंट करनी है, बमबारी करना है मुझे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर मैं चाहूँ इसका एक्सपेरिमेंट करना, तो मेरे लाल ऐसा मुझे ज़रूरत पड़ सकता है कि नहीं साहब इसमें तो इतनी वेलोसिटी का ही इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, अगर कम बेसी का गया तो नुकसान हो सकता है। तो वेलोसिटी को सेलेक्ट करता है हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर कि भाई साहब जिस प्रोटॉन को आप ऑब्जेक्ट पर फेंक कर मार रहे हो उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए। अगर उतनी है तो वो पार्टिकल को आगे जाने दे, अगर नहीं है तो एक प्रकार से छन्नी है वेलोसिटी सेलेक्टर, जो क्या करता है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को सेलेक्ट करके छोड़ता है। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर है, वो मास उसको डिसाइड करता है। सुने रहिए, खाली नाम सुने रहिए, उतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे गरीब को तो यही नहीं पता कि ये सब हमारे सिलेबस में है। समझ रहे हैं, बोलिए भैया, ये दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर मैं कल आपको पढ़ा रहा था फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग वायर। फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग, अगर एक वायर है और उस वायर में करंट बह रही है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा आइडियल क्रॉस बी। आइडियल क्रॉस, अच्छा आइडियल बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, अरे बोलो। लेकिन क्या ना उससे डायरेक्शन नहीं मिलता, इसलिए हम याद रखने की सुविधा से ऐसे ही पढ़ते हैं कि आइडियल क्रॉस। अच्छा अगर वो वायर स्ट्रेट है और वो रखी कहाँ गई है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर आया था बिल साइन थीटा, याद आया उसका फार्मूला क्या आया था। अगर वायर हमारा स्ट्रेट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है थीटा एंगल पर, तो वैल्यू आई थी बिल साइन। फिर मैं क्या नाम है विकास, यहाँ ये सब नहीं चल पाएगा। हाँ जो भी है वो स्कूल की हरकतें यहाँ नहीं चल पाएंगी, ठीक है ना। अच्छा आप लोगों में से बाइक से कोई आता है, अगर आप अगली बार से बाइक से आना तो हेलमेट लगा के आना, बिना हेलमेट के नहीं आना। क्या एक बार कहें और 100 बार समझो, बिना बाइक से आते हो तो हेलमेट लगा के आना, वरना हम आपको एंट्री नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा रूल है, आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। वो पुलिस वाले लगवा पाए या ना लगवा पाए, लेकिन मैं आपका हेलमेट लगवा दूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत तगड़े हो रहे हैं। अगर एक बार भी गलती से एक्सीडेंट हो गया तो फिर जीवन भर पछताना है। इसलिए वैसे तो ये जिम्मेदारी आपके माता पिता की है, लेकिन आप यहाँ आते हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी है। इसलिए आप हमारी नज़रों में आप हेलमेट लगाकर ही आएंगे कोचिंग और यहाँ से जाएंगे भी। इसके बाद आप क्या करते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, आप घर जाइए, उसके बाद आपके माता पिता की जिम्मेदारी होगी। लेकिन यहाँ अगर आप आते हैं तो आप हेलमेट लगा कर आएंगे, वरना आपको यहाँ आना नहीं है। मैं जल्द ही आपके पास, आपके परिवार वालों के पास एक वॉइस नोट भेज दूंगा। चलिए शांत, बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, वो मेरा दायित्व है, मैं देख लूँगा अपना। समझ में आया बात। चलिए अब दूसरी बात, मैंने कहा था कि अगर वायर हमारा कर्व है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, ये पुलिस बनेगा लगता है। अजामन सोच रहा सर जी इतने बड़े बड़े दरोगा को तो मैंने बेवकूफ़ बना दिया है, इतने लोग वहाँ नाके पर लगाते, मैं बाइक को कट मार के निकाल लेता हूँ, अब ये आए हमको हेलमेट लगवाने। आप चिंता मत करो, उनसे बच जाओगे, हमसे नहीं बचोगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, अगर कर्व वायर है तो कर्व वायर को क्या करना पड़ेगा, आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिएगा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और वहां पर फिर से लगाएगा बिल साइन। ये बात हुई थी ना। अच्छा एक लूप बनाया था मेरे लाल, लूप बनाया था, लूप पर नेट फोर्स कितना आया था 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं आया। नेट टॉर्क कितना आया था 0 नहीं आया था, यही केवल बताया था। नहीं वो तो फोर्स था, बिना साइन थीटा, किसके लिए, आयताकार के लिए।
यस, अभी उसकी भी बात करेंगे, अभी फिलहाल ये वाला आ गया है। ए लड़के, अगर क्लोज लूप है तो वह एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, वह एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। बातें नहीं यार। जब वह बार मैग्नेट या डाइपोल की तरह बिहेव करती है तब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो उसको टार्क लगेगा कि नहीं, और वो टार्क कितना आया था बिना साइन। लेकिन ये नहीं याद रखना है, याद क्या करना है वो मैं बताता हूं। इसके आगे, यहां तक मैंने अभी तक पढ़ाया है, इसके आगे की कहानी अब शुरू हो रही है। आधे घंटे से बरबराया मास्टर। चलिए, अरे कम से कम इसी बहाने 2-4 फार्मूले तो आपके दिमाग में गए, रिवाइज तो हुए। क्या हो रहा? वृत्ताकार लूप। एक सेकंड बाबू, क्या मिसिंग है बताओ फटाक से? डायरेक्शन मिसिंग है यार। तो इसको ना डायरेक्शन पता करने के लिए आइए मैं आपको कुछ बताता हूं। तो टाउ बराबर क्या है? बिना साइन थीटा है, तो इसको लिखिए ना एन आई बी ए साइन, ऐसा सोचिए ऊपर वाला। ये तो याद करने के लिए मैंने कह दिया ना बिना साइन थीटा, लेकिन आपका जो डायरेक्शन मिलेगा वो इससे मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा ध्यान दीजिए। एन एक कांस्टेंट नंबर है, आई एक अचर राशि है, तो ये बन जाएगा बी क्रॉस ए। क्या बन जाएगा? अरे सॉरी, ए क्रॉस बी बनाइए इसको। क्या बनाइए? अब मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर जी ए क्रॉस बी कहाँ है, बी क्रॉस ए कहाँ है? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हमें ए क्रॉस बी करने से मिलता, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर देखिए, ए क्रॉस बी करिएगा तो ऊपर की तरफ आएगा ना, तो इस तरह से हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो हमारा जो डायरेक्शन होगा टाउ का क्या होगा मेरे लाल? एन आई ए क्रॉस। आप चाहे इसे याद कर लें। अच्छा, इसे याद रखना, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एन आई को अगर मैं बाहर करूँगा तो यहाँ ए क्रॉस बी बनेगा, ये टार्क की डायरेक्शन मिले। इतनी बात थी। इसको एक बार काम करिए, दोनों लाइन फिर से नोट कर दीजिए, इसके आगे हम बात कर रहे हैं। परंतु एक बात और है भैया, बताएं, सुनिए। परंतु इसमें जो एन आई ए है, क्या है बाबू? एन आई ए, इसकी वैल्यू होती है पोल स्ट्रेंथ के बराबर। परंतु एन आई ए किसके बराबर होता है? कैपिटल एम के बराबर। किसके बराबर? तो यहां जरा सोचिए तो फटाक से। तो यहां क्या लिख सकते हैं? टाउ बराबर एन आई ए, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? एम। अच्छा, बी की जगह पर बी, और साइन थीटा की जगह पर, और यहाँ से अच्छा रूप इसका लिखिए तो टाउ बराबर, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? इसी की तो मैं बात कर रहा था पीछे, याद है आपको? एम बाबू, एन आई ए की वैल्यू एम के बराबर होती है। एन क्या है? फेरों की संख्या, आई क्या है? उसमें बहने वाली करंट, और ये क्या है? उस लूप का एरिया। ये प्रूव करा जाएगा अभी आगे, कि अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि एन आई ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी। अभी विश्वास करिए, अभी मान लीजिए कि सर एन आई ए एम के बराबर आएगा, इसे प्रूफ हम आगे कर रहा हूँ। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल, तो वही तो कह रहा हूँ यार, ये एक तरह से लूप है ना। और लूप कैसे तो बिहेव करती है? एक बार मैग्नेट की तरह। और बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? यम होता है। तो अभी मैं प्रूव कर दूंगा ये जो यम है वो एन आई ए के बराबर होता, अभी प्रूव कर दूंगा। तो यहां से आपको सिंपल वो बचपन वाला फार्मूला नहीं याद आया? अरे उसका, हाँ, पी क्रॉस ई वाला। तो यहाँ क्या गया है? एम क्रॉस बी। हाँ, हाँ बिल्कुल।